हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना, यही प्रॉब्लम आती है कि मेन गोल बताया नहीं जाता। मेन गोल बाद में समझ में आता है कि मेन गोल हमारा क्या है। अगर वही मेन गोल हमारा होता, लॉजिकल सी बात समझना, तो फिर हम मर क्यों जाते। तो मन जो कहता है वो करवा देता है। रील देखनी है, देखता रहे भाई। शॉर्ट देखना है, देखता रहे भाई। ये कंटेंट देखना है, देख ले। एनर्जी रिलीज करनी है, कर ले। जो कहा जाए वो कर ले। पूरा दिन ये रील्स और शॉर्ट्स में निकल जाता है बच्चों का ना आजकल। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इससे उनका लाइफ खत्म हो जा रही है उनके अंदर से। इसीलिए डिप्रेशन, नेगेटिविटी क्यों बढ़ रही है। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं तो आपका ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा फैन था जब मैं जे प्रिपरेशन कर रहा था अपने टाइम पे। धन्यवाद, क्योंकि थैंक यू सो मच। हाँ जी। एंड सबसे पहले मैंने आपकी लेक्चर्स देखे थे, वो छोटे छोटे वीडियोस आप अपलोड किया करते थे ना पेन टैप पे। हाँ, जिसमें फेस नहीं दिखता था। राइट। तो वो वीडियोस मैंने बहुत ज़्यादा देखे थे अपनी क्लास 12 के टाइम पे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड वहीं से मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन उसके बाद में वो वीडियोस मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए ना, तो फिर मैंने जेई प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी अपनी ड्रॉप ईयर में। अच्छा। एंड इवन ड्रॉप ईयर में भी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन किया ना जेई प्रिपरेशन, वो ATP स्टार से ही की थी। अच्छा, ओ दैट्स ग्रेट। मतलब मुझे शायद याद आ रहा है, पर अब मैं भूल गया था बीच में। बहुत बढ़िया। कौन से बैच में थे तुम। आरबीसी, वॉरियर 3.0। अच्छा, वॉरियर में थे वॉरियर, अच्छा, राइट सर, राइट। वाह सही, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे शायद पता था बहुत पहले, जब तुमने अपनी जर्नी यूट्यूब की स्टार्ट की थी ना रोहित, तो मुझे पता तो लगा था, लेकिन मैं बीच में अभी 1-2 साल से भूल गया था इस बात को। नहीं, सही है यार, बहुत सही, अमेजिंग। नहीं, मेरे लिए तो यही था कि मैं सबसे पहले सर को यही बोलूंगा, क्योंकि मैं बच्चों को भी बोलता रहता हूँ कि भाई जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, विनीत खत्री सर से बेटर कोई पढ़ा ही नहीं सकता। मैं तो यार इसमें ऑनेस्टली बताने मानता हूँ कि क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी सेट होने की बात होती है सही में। हाँ तो जी। मतलब टीचर्स सही में कई सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब एटलीस्ट 10 से 12 टीचर्स अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो देश में हैं जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और जिस बच्चे की जिससे फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए ना, जिससे उसके मार्क्स बढ़ रहे हो और उसको मज़ा आ रहा हो, आई थिंक उससे पढ़ना चाहिए। और ऑर्गेनिक की सबसे खास बात ही यही है कि यार एक ही टीचर से पढ़ना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, मिक्स कर देते हैं। GOC किसी से पढ़ लिया, रिएक्शन किसी से पढ़ रहे, तो समझ में नहीं आता। हाँ जी। तो हाँ जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट सर। तो सर ना आपकी जर्नी के बारे, आपकी जर्नी देखते हैं। सबको पता है कि आपने ग्रेजुएशन IIT रुड़की से किया है, राइट। आपकी सिविल ब्रांच थी, राइट। यस। हाँ जी, आपने सिविल इंजीनियरिंग IIT रुड़की से किया है। लेकिन बच्चों को ना उसके बिफोर का पता है ना आफ्टर का पता है ज़्यादा। बस आफ्टर का ये पता है कि आप एक अच्छे टीचर हो, राइट। आप इस टीचिंग फील्ड में आ गए हो एंड आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया, ठीक है। आपने इवन ऑफलाइन भी पढ़ाया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने आफ्टर ग्रेजुएशन टीचिंग फील्ड को कैसे चूज़ किया, क्या, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शंस थे। हाँ। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। कॉलेज के अंदर तो इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फिर आपने टीचिंग फील्ड को ही क्यों चूज़ किया, एंड फिर उसमें कैसे सक्सीड हुए आगे जाते जाते, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे स्टार्ट किया आपने। मैं ब्रीफ में बताता हूँ चीज़ें, है ना, ताकि हाँ जी सर। सब उसका निचोड़ समझ सकें। पहले तो ये था कि कॉलेज में जब थे 4 साल के लिए, तो मैंने मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करी। कैट की तैयारी भी की, कुछ समय के लिए UPSC की तैयारी भी की, फिर प्लेसमेंट्स के लिए भी बैठा, देखा कि यार कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे टीचिंग का चुल था दिमाग में कि यार टीचिंग कर सकते हैं बढ़िया। और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ना कॉलेज के दौरान ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो कॉलेज के दौरान ही पढ़ा रहा था, फीडबैक अच्छा मिला था। और पता है इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाँ जी, कॉलेज के दौरान मैंने फिजिक्स पढ़ाया था। लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया था कि केमिस्ट्री में थोड़ी डिमांड ज़्यादा है, और मेरा इंटरेस्ट भी केमिस्ट्री में अच्छा खासा था। प्लस एक और रीज़न था कि जब मैं कोटा में खुद पढ़ता था, तो शायद पता होगा काफ़ी बच्चों को कि मैं खुद बंसल क्लासेस में पढ़ता था कोटा में एज अ ड्रॉपर। तो उस समय जब मैं पढ़ता था तो मुझे टीचर्स की लाइफ बड़ी अच्छी लगी थी कि यार ये टीचर्स तो बड़े मज़े कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने में क्या है, पढ़ाना ही तो है, मतलब मज़े ही तो है, इंटरेक्शन कर रहे हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो बात ही तो कर रहे हैं, और क्या ही है इसमें, क्या एफर्ट। तो मुझे टीचिंग बड़ी एफर्टलेस लगी थी। वैसे टीचर्स में बताते हैं टीचिंग में मतलब सही में एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिसको मज़ा आता है उसके लिए क्या एफर्ट्स, राइट। तो मुझे लगा यार ये तो एफर्टलेस है, पैसे भी बढ़िया मिल रहे हैं, नाम भी अच्छा है लाइफ में, और गोल होता ही क्या है, यही तो गोल्स होते हैं, पैसा अच्छा मिले, नाम अच्छा मिले, आपको मज़ा आए, बस काम हो गया। तो मुझे सारे चेक बॉक्सेस मिल रहे थे। हाँ, एक तरफ डर भी था मुझे कि यार क्योंकि उस समय इतना कन्वेंशन नहीं था कि कोचिंग इंडस्ट्री में जाए। कुछ ही लोग जाते थे, ज़्यादातर अलग अलग फील्ड्स में जाते थे। कोई IIM में जा रहा है, कोई UPSC कर रहा है। तो मुझे डर था यार कहीं मैं बोर तो नहीं हो जाऊंगा। लेकिन फिर फाइनली कॉलिंग आ गई कि यार चलो चलते हैं यार, इसी में मुझे लगता है अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा।
तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि यार चलो चलते हैं, टीचिंग बढ़िया है, ऑप्शन टीचिंग अच्छा बढ़िया है, चलते हैं। हम्म, फिर क्या हुआ, फिर मैं पहले साल मैंने दिल्ली में पढ़ाया। पहले साल दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था आईआईटी स्टडी सर्कल, आईटी स्टडी सर्कल, जिसका वीएमसी के साथ कुछ कोलैबोरेशन था, विद्या मंदिर क्लासेस के साथ, आईटी स्टडी सर्कल। तो साउथ दिल्ली सेंटर पे मैंने पढ़ाया और वहाँ फॉर्चुनेटली मुझे पहले साल ही पूरा केमिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिल गया, टॉप टीचर्स से पढ़ाने का मौका मिल गया। ये किस्मत की बातें होती हैं सारी की सारी। हाँ, थोड़ी प्रिपेयर्डनेस भी सही थी, कॉलेज टाइम से मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मुझे सीधा ही मतलब डाउट सॉल्विंग वगैरह करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे पढ़ाने का मौका मिल गया। फिर केमिस्ट्री और अच्छी हो गई एक साल में, मैंने सारा मटेरियल सॉल्व कर लिया, सारे PYQs कर लिए, सारे जी एडवांस लेवल जो बुक्स थी वो सब कर लिया, पूरी रेडीनेस। फिर उससे अगले साल कोटा से अपॉर्चुनिटी आई, है ना, पता लगा कि कोटा में ओपनिंग्स हैं, तो कोटा में गया और वहाँ पे जाके फिर मैंने कोटा में अपनी जर्नी स्टार्ट करी। और वहाँ पे तो फिर क्या हो गया कि वहाँ एक्सपोजर एक टीचर को ना अलग ही लेवल का मिलता है रोहित, वहाँ पे अलग एटमॉस्फेयर है। आज अभी करंटली क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन खासतौर पे वो जो पर्टिकुलर समय था, जो 7-8 साल 10 साल का समय था, उस समय तो हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं और वो एक टीचर को ना एक भगवान की तरह ही देखते हैं, एक बहुत इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। दिल्ली में वो उतना माहौल नहीं है, दिल्ली में सब लोग मतलब बच्चे अपने चिल रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, ठीक है यार टीचर ही तो है। लेकिन वहाँ टीचर मतलब भाई गॉड है, राइट। तो आता है ना वीडियोस में बहुत बार, गॉड ऑफ केमिस्ट्री, गॉड ऑफ, ये सारे टर्म्स जो है ना कोटा से ही आए हैं एक्चुअली, ये कोटा टर्म्स है, राइट, सारे कोटा के टर्म्स है। तो कोटा ने ही ड्राइव किया है सब कुछ। तो वहाँ उस पैशन के साथ कैसे क्लास में जब 150 बच्चा बैठा है, 200 बच्चा बैठा है, उसके सामने नरेट करना, पढ़ाना, उन सब बच्चों को एक साथ बांध के रखना और उनको सबको सेटिस्फाई रखना। जस्ट इमेजिन करो एक बार क्लास में 150 बच्चा बैठा है, अगर मान लो 20 बच्चे भी डिससेटिस्फाई हो गए, 15 बच्चे भी, 20 बच्चे भी जिनको समझ नहीं आया आपसे, तो वो ही हाहाकार मचा देंगे, मतलब आप अगली क्लास पढ़ा नहीं सकते। यानी आपको लगभग 99% को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसीलिए कोटा में पढ़ाना, खासतौर पे अच्छे बैचेस में और अच्छे कोचिंग्स में, और चैलेंजिंग है। तो जो टीचर, तो मेरे लिए भी चैलेंज था और मैं उसमें फिर बस मेहनत भी करता रहा और आगे बढ़ता रहा। चैलेंजेस आए लेकिन आई केप्ट ऑन इम्प्रूविंग माई सब्जेक्ट एंड एक्सपोजर भी अच्छा मिला, बहुत सारे बैचेस मिले तरह तरह के। तो ये मान लो बस ऐसी बस जर्नी बढ़ती रही। राइट सर। एंड सर एक और क्वेश्चन है कि आप जैसे बोल रहे हो कि एक बैच में 150 बच्चे रहते थे, हाँ। 100 to 150, तो इतने सारे बच्चे तो कॉलेज में भी नहीं होते, क्योंकि कॉलेज में भी मैनेज करना प्रोफेसर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। 80 या 100 की स्ट्रेंथ होती है, तो वो तो अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है, इतने सारे बच्चों को मैनेज करना। बिल्कुल। पर मुझे ये जानना है कि ऑफलाइन में अगर इतनी स्ट्रेंथ हो तो क्या पढ़ाई करना पॉसिबल होता है सर इतने बड़े स्ट्रेंथ में? बिल्कुल पॉसिबल होता है, क्योंकि ये मामला ना इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। चाहे क्लास में 500 बच्चा बैठा है, जिसको क्रैक करना है ना वो करके रहेगा, है ना, क्योंकि उसको माहौल मिलता है। मैं अगर खुद बताऊं ना, अगर क्लास में 150 बच्चा बैठा, 300 बच्चा बैठा है, बस विजिबिलिटी ठीक होनी चाहिए, सुनने में सही आना चाहिए, दिखने में सही होना चाहिए, टेक्निकली सब कुछ फिट होना चाहिए। अगर वो है तो बल्कि ज़्यादा बच्चों में और माहौल बनता है और वाइब्स बनती है, क्लास का वाइब बहुत ही स्ट्रांग होता है। समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ माहौल। अब क्लास में 30 बच्चे बैठे, 20 बच्चे बैठे, टीचर का मोटिवेशन ही उतना नहीं होता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। 30-50 में, और वहीं पे नैरेटिव फॉर एग्जांपल 250 बच्चा बैठा, 300 बैठा है, 150 बैठा है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये शायद हो सकता है काउंटर इंट्यूटिव हो, लेकिन मेरे को तो ऐसे ही मज़ा आता था। और आई थिंक बच्चों को भी जिनको पढ़ना होता है उनको तो मज़ा आता है। हाँ, वो बच्चे अगेन जो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, वो भीड़ में थोड़ा पीछे फील करते हैं, वो सोचते हैं यार इतनी भीड़ में मेरा क्या होगा। वो हमेशा, पता है उनकी प्रॉब्लम कहाँ फंसती है ना, वो इतनी भीड़ को देखते हैं घबरा जाते हैं कि यार मैं कहाँ ही स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा क्या ही वजूद है इतने में, तो वो बच्चे पीछे हो जाते हैं। लेकिन जिसको आगे बढ़ने की वो है ना, वो बल्कि आगे बढ़ता है, ऐसे माहौल में, कॉम्पिटिटिवनेस में वो निखर जाता है और दूसरा पिघल जाता है। राइट सर, ये है। एंड सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में बहुत पढ़ाया, ठीक है, दिल्ली में भी पढ़ाया, कोटा में भी पढ़ाया, देन एटीपी स्टार कैसे स्टार्ट किया आपने? यार एटीपी स्टार का आइडिया मुझे ऐसे आया कि 2016 की बात है ना, तो उसका आइडिया इस तरीके से आया कि मैं और मेरे फ्रेंड जो है ना, रात को बैठे हुए थे कहीं पे, ठीक है, और वहाँ जब बैठे हुए थे तो हम डिस्कस कर रहे थे और खान अकेडमी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि खान अकेडमी के छोटे छोटे वीडियोस आते थे जिसमें फेस नहीं दिखता था और वो काफ़ी पॉपुलर भी हुए थे। तो उससे आइडिया क्लिक हुआ, यार हम भी छोटे छोटे वीडियोस ना बच्चों के लिए ला सकते हैं। अब ये आइडिया मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि मतलब मैं अगले दिन से सुबह सुबह उठा और मेरे दिमाग में यही चला, यार इसको कैसे हमें अप्लाई करना है। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे जब मैं उस समय वाइब्रेंट अकेडमी में पढ़ाता था,
तो हाँ जी। इतने बच्चे थे तो कुछ ना कुछ तो बीमार होते रहते थे, तो वो ना मुझसे पूछते रहते थे कि सर मुझे ना ये पढ़ा दो, मेरा ये इसके लिए अलग से टाइम दे दो, मेरा बैकलॉग हो गया है। अब मैं परेशान हो जाता था यार, किस किस को मैं वही रिपीटेटिव चीज़ बार बार पढ़ाऊँ, ये बोरिंग है ना यार, वही चीज़ मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, राइट। तो इसकी बजाय मैं लेक्चर बना लेता हूँ और उसको देख लेना। तो मैंने यही सोचा कि यार लेक्चर बना देता हूँ, तो वहीं से दोनों का ब्लेंड हुआ और मैंने फिर लेक्चर्स बनाने शुरू कर दिए और बच्चों को मैं सीधा बोलता था कि भाई तुम वहाँ से लेक्चर्स देख लो। तो वो लेक्चर्स फॉर्चुनेटली ऐसे अच्छे बने कि वो फिर बच्चों को, बल्कि वो टेक्निकली इतने कोई स्ट्रांग नहीं थे पर उस समय के हिसाब से ठीक थे, राइट। तो और आज भी बच्चे देख लेते हैं उसको, इतने साल हो गए, मतलब 10 साल हो गए अराउंड, आज भी बच्चे देख लेते हैं। वो अभी भी चलते हैं, अभी भी चलते हैं, अभी भी मतलब सर्च में वो आते हैं आज भी, मतलब 10 ईयर्स में। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी एज अ यूट्यूब चैनल। पहले नाम था एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी ओरिजिनली 2016 में, फिर शॉर्ट में उसको ATP बोलते हैं, राइट। और फिर ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब बेसिकली बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, दैट वाज द फर्स्ट एम। ओके। एंड मुझे याद है अभी भी कि पहले एक तो मुझे ये भी याद है कि एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी हुआ करता था, देन ATP स्टार में कन्वर्ट हो गया। सेकंड थिंग कि जो वन शॉट लेक्चर्स है ना, वो सबसे पहले ATP स्टार के ही थे। अभी तो आपको हर चैनल पे मिल जाएंगे, JEE नीट हो गया सब पे। यस। लेकिन वन शॉट उस टाइम पे अनअकैडमी के ही, सॉरी ATP स्टार के ही थे। हाँ ये चीज़ थी, और इस क्या बोलते हैं, इस अभिमान में मैं कई साल रहा ये सच भी था कि वो चीज़ हमने स्टार्ट करी थी। हमने एक्चुअली बताओ ना, स्केलिंग की बात होती है, मैं थोड़ा सा और राज की बात बताऊं रोहित, कि वन शॉट का इंस्पिरेशन ना मुझे भी कहीं से मिला था, ठीक है। हाँ जी। एक टीचर थे, वो अभी करंटली पता नहीं पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, बीच में तो पढ़ा रहे थे, जो उस समय काफ़ी पॉपुलर थे, जिनका नाम था दुष्यंत सर, राइट। तो वो सर ने वन शॉट मुझे नहीं पता पर शॉर्ट जैसा कुछ यूज़ किया था टर्म, राइट। और फिर उसको हमने वन शॉट में कन्वर्ट किया, या उनने वन शॉट ही बोला था, मुझे ये याद नहीं है, पर इंस्पिरेशन वहाँ से मिली थी कि यार शॉर्ट कुछ करते हैं, तो ये क्लिक कर गया एकदम वन शॉट। और उस समय पता है JEE तो छोड़ो, कहीं और वन शॉट और ये सब चीज़ें थी नहीं, हो सकता है उनको भी कहीं से इंस्पिरेशन मिला हो, आई डोंट नो, सब जुड़ा हुआ होता है। फिर हमने वन शॉट को स्केल सबसे पहले किया, मतलब पहली बार इतना बल्क में वन शॉट जो आया और जो पॉपुलर हुआ वो ATP से आया, ATP स्टार से आया, ये सच बात है। उसके बाद फिर फिर तो सब जगह आज भी इतने सालों से वन शॉट चलता रहता है। तो ऐसे अब तो JEE प्रिपरेशन का कोर थीम बन चुका है सर वन शॉट ना, कोर थीम बन चुका है, यस। हर साल लोग बनाते ही हैं, हर साल चलते रहता है, राइट। तो सर आपने ये ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया ATP स्टार, देन आपने ऑफलाइन ब्रांचेस भी ओपन कर दी कोटा के अंदर, राइट। तो आप इसके अंदर बहुत सक्सेसफुल टीचर के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी बन गए, राइट। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं देख रहा था कि आप पहले JEE रिलेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा अपलोड करते थे, JEE चैनल हो गया आपका, ATP स्टार हो गया, बट जैसे जैसे पिछले 1 साल से ना आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के अंदर और जाते जा रहे हो, जितना मैंने वीडियोस देखे आपके, एंड इवन जो आपका नया चैनल है विनीत खत्री सर करके, उस पे भी आपका स्पिरिचुअलिटी, वैदिक ज्ञान, ब्रह्मचार्य, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। तो सर ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका? मेरा इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तो बात आई डोंट नो, मतलब क्या ही बताऊँ मैं उस बात को। तो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन तो सभी का चलता रहता है, नॉट जस्ट मी, सभी का हो रहा है, सभी हर पल बदल रहे हैं। जो तुम 1-2 साल पहले थे आज वो नहीं हो, आज रोहित कुछ और है, हर समय बदलता रहता है। तो मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन उस बेसिस पे चलता रहा और चल रहा है, राइट। लेकिन इस प्रोसेस में जो मैंने देखा दुनिया में, वो फंडामेंटल इश्यूज़ के बारे में मुझे समझ में आया कि बच्चों के ना जो फंडामेंटल इशू है या फंडामेंटल कोर है ना, वही वीक हो रखा है पूरे वर्ल्ड में, पूरा कोर ही ख़राब हो रखा है। और उसके रीज़न जो है ना, जब मुझे समझ में आया तो मुझे दिखाया इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, या तो स्पिरिचुअलिटी या पूरा बिल्कुल डीपर लेवल पे बात आ जाती है जो हमें समझ नहीं आती। और जो मॉडर्न जनता है उनके पास कोई ऐसा बंदा नॉर्मली कम होते हैं जो उनकी भाषा में बात कर सकें या उन जैसे दिखें। तो मुझे लगा, तो मेरे को लगा कि यार मैं एक टीचर हूँ, मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई कर पाता हूँ, नरेट कर पाता हूँ अच्छे से, और मुझे कहीं ना कहीं जो वेद हैं, भगवत गीता है, उनका ठीक नॉलेज है। तो इनको ब्लेंड करके मैं बच्चों को जो बेस्ट प्रैक्टिकल आउटकम्स है ना देने के लिए टिप्स दे सकता हूँ। तो फाइनली यही आइडिया मेरे दिमाग में पिछले 2 साल से था, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं ढंग से अप्लाई कर पाया इसको 3-4 महीने पहले, अराउंड 3-4 महीने पहले, जब मुझे एक अच्छी टीम मिली है ना, जो बढ़िया थंबनेल बनाए ढंग से, एडिटर ढंग से हो, स्क्रिप्टिंग ठीक से हो, और फिर नरेशन तो पहले से ही ठीक था, नरेशन का इशू कभी था ही नहीं। तो वो सारी चीज़ें जब एक साथ जुड़ी तो फिर बच्चों को भी वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार
किसी ने हमारे रूट को ठीक करने के लिए बात करी। तो ये प्रेरणा मेरे अंदर जो आई ना, ये ऑब्वियसली ये भगवान से ही आई है, ये उन्हीं ने ही सोचा और वही करवा रहे हैं। मेरा गोल ये था कि यार मैं कोई भी वीडियो ना एजेंडा ड्रिवन ना बनाऊं। जैसे कॉमनली हमारे वीडियोस जो होते हैं ना आज के टाइम में 99% ऑफ द वीडियोस वो एजेंडा ड्रिवन होते हैं। जैसे मैं खुल के ही बताऊं तो जैसे आप ATP पे वीडियो बनाओगे या कोई भी बंदा अपने चैनल पे बनाएगा तो उसका मॉनेटरी उसमें एंगल नॉर्मली होता है, क्योंकि भाई वो काम ही वही कर रहा है। अगर वो बिजनेस कर रहा है या उसका इनकम का सोर्स वही है, तो कहीं ना कहीं उसमें एजेंडा आ जाता है कि यार मैं कुछ ऐसा करूं जिससे हमारा ऑडियंस जो है ना वो ड्राइव हो जाए मोर एनरोलमेंट्स की तरफ। राइट। तो मेरे दिमाग में ये पॉइंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, यार मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं सही में करना चाहता हूं, फॉर द सेक ऑफ डूइंग, नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एनीथिंग, कि यार मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए या फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कल को पैसा बहुत मिल जाए या वैसा नहीं। मैं चाह रहा था, मेरे अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग चाहती कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे या कुछ ऐसा कर कि मैं कुछ वैल्यूएबल लोगों के लिए लेके आऊँ जिसमें मुझे बच्चों के लिए मज़ा आए। सो इस तरीके से वो आइडिया आया था एंड फिर फॉर्चुनेटली वो बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं सर, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैंने चैनल भी चेकआउट किया था। एंड ये प्रॉब्लम है क्योंकि अगर आफ्टर कोविड की जो ऑडियंस है, जो कोविड के बाद की ऑडियंस जेई की आई है, वो एकदम डिफरेंट है। बिल्कुल। लाइक पहले अगर स्कूल की बात करें तो मेरे टाइम पे ये फ़ोन्स वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं होते थे क्लास 12 में, लेकिन आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये मोबाइल फ़ोन्स बन चुके हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो 6th 7th 8th 9th क्लास के अंदर है। यस यस। और भी बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चे जा रहे हैं, तो उसके लिए ये इसीलिए आई थिंक ये चीज़ें आपके लिए ना वर्कआउट कर रहे हैं बहुत अच्छी। हाँ, क्योंकि बच्चों को एक्चुअली में ज़रूरत है उस चीज़ की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि कोई उनको बताए, दे वांट टू नो द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के बियॉन्ड भी जानना चाहते हैं। जानना सभी चाहते हैं, कोई बताने वाला नहीं मिलता। मैं बताऊँ ना, बचपन से मेरे को बहुत सारे एग्जिस्टेंशियल फंडामेंटल क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते रहे हमेशा से। बहुत सारे बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन कि हम ये हार्ट बीट कहाँ से आई, है ना। जैसे 9th 10th में चैप्टर पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन का, तो हमें लगता है कि भाई पता लग गया हमें कि दुनिया में सब लोग कैसे आते हैं। लेकिन असल में मुझे याद है 9th 10th में जब मेरे को लगता था कि साइंस ने सब कुछ फिगर आउट कर रखा है, मुझे ऐसा लगता था। फिर जब मैंने एक बार टीचर से पूछा कि या कहीं से मैंने पूछा कि हार्ट बीट आई कहाँ से, तो उसका जवाब नहीं था उनके पास। तब से मैं शॉक्ड हो गया एकदम से कि यार साइंस के पास ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन का जवाब तो है नहीं कि लाइफ शुरुआत कहाँ से होती है। यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। यस सर। फंडामेंटल चीज नहीं पता भाई, ये सब चल कैसे रहा है, इसके बाद का एक्सप्लेनेशन है कि लाइफ आ गई, अब आने के बाद ये फ्लो कैसे कर रही है, आने के बाद के प्रोसेस का साइंस है। उससे पहले जब वो आया पहला स्पार्क, किसी भी चीज का नहीं पता। तो मुझे उससे ही इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चन से आइडिया लगा कि यार कुछ और हायर ट्रुथ्स हैं। लेकिन बचपन से ना ही ऑनेस्टली बताऊं ब्रह्मचर्य के बारे में किसी ने बताया, ना ही नाम जप के बारे में किसी ने बताया, ना ही मेडिटेशन ध्यान क्या होता है, कुछ चीज़ें नहीं बताई। बस मिडिल क्लास फैमिली में जो रहता है कि भाई आगे चल के और बड़ा घर लेना है और बड़ी गाड़ी लेनी है और मतलब नाम कमाना है, कुछ करके दिखाना है, सॉर्ट ऑफ बस वही थॉट प्रोसेस। दूसरा ये भी रहता है कि अगर स्पिरिचुअलिटी के अंदर अभी से जाएगा तो कहीं डाइवर्ट ना हो जाए अपने मेन गोल से, राइट। हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना, यही प्रॉब्लम आती है कि मेन गोल बताया नहीं जाता। मेन गोल बाद में समझ में आता है कि मेन गोल हमारा क्या है। अगर वही मेन गोल हमारा होता, लॉजिकल सी बात समझना, तो फिर हम मर क्यों जाते हैं, राइट। सीधी बात है ना, वो मेन गोल तो है नहीं ना। ये तो बहुत लॉजिकल बात नहीं है कि हम उसमें बीच में कुछ अचीव कर गए। मान लो 5 गोल्स हमने अचीव कर लिए, पर वो फिर हम सभी छोड़ के निकल गए किसी भी समय, गारंटी भी नहीं है कि 70 साल तक जिएंगे। यानी इसका मतलब लाइफ का ये गोल तो था ही नहीं कभी भी। ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है, राइट। यानी गेम जब एंड हुआ, रिजल्ट तो एंड में आएगा ना, तो बीच में जो भी किया वो तो जीरो हो गया ना, राइट सर। तो क्या कुछ ऐसा है जो हम उसके बियॉन्ड लेके जा रहे हैं। इट्स लाइक अ गेम ना, लाइफ इज लाइक अ गेम, स्टार्टिंग हुआ एंडिंग हुआ, तो एंडिंग में जो भी हमने बीच में किया वो तो जीरो हो जाएगा। तो फिर क्या बचा, फिर ऐसा उसके बियॉन्ड हमने क्या किया। यानी गेम थोड़ा हायर लेवल का है, हाँ जी, है ना। तो ये सवाल मैं कहना चाह रहा हूँ कि बचपन से बहुत जगह थे और ये गैप्स आज के नहीं है, ये तभी के है। मतलब मैं अभी 36 का हो गया हूँ, राइट। और मैंने देखा है, मेरे को बचपन की मेमोरीज बहुत शार्प हैं ऑलमोस्ट, मतलब 3-4 साल से खास तौर पे। और मैंने देखा है कि कैसे कोई इस तरह का थॉट प्रोसेस मतलब परिवारों में होता है, कईयों में नहीं होता है, मिडिल क्लास में ज़्यादातर में नहीं होता सर। और आज के टाइम में बल्कि मैंने देखा है कि हर चीज़ का ना एक्सट्रीम बढ़ता जा रहा है।
जो क्योंकि कंटेंट ड्रिवन है पूरी लाइफ, हाँ जी जिसको सर। अगर फॉर एग्जांपल प्रभु में इंटरेस्ट आ गया है, भगवान में इंटरेस्ट आ गया है, स्पिरिचुअलिटी में आ गया, वो उसी के डीप में चला जाएगा काफ़ी, क्योंकि उसको उससे सपोर्टेड कंटेंट मिल जाएगा बहुत। और जो नेगेटिव Right. जाना चाहेगा वो नेगेटिव भी बहुत चला जाएगा, गलत Right. गलत डायरेक्शन में। तो मैंने आजकल देखा कि बहुत सारे यू कैन से वैरायटी ऑफ लोग बन गए हैं। अब मीडियम वाला काम नहीं रहा कि हाँ थोड़ा सा इधर भी थोड़ा सा उधर भी, वैसा नहीं है। सो बैलेंस नहीं है। हाँ, बैलेंस वाली कोई चीज़ नहीं है, मतलब अब हाँ जी। वो टाइम गया। अब बहुत टर्बुलेंस वाला टाइम शुरू हो गया है और आगे बहुत बढ़ेगा। राइट सर, राइट राइट Yes. राइट। तो सर जैसे आप, मैंने आपकी वीडियोस देखी है ब्रह्मचर्य का कैसे एक स्टूडेंट को पालन करना चाहिए, ठीक है। अब उसके भी कुछ एक्सट्रीम होते हैं, जैसे आपने बोला कि या तो बच्चे या लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। हाँ पर एक बैलेंस नहीं बना पाते स्टडीज विद ब्रह्मचर्य पालन करके। हाँ। तो सर एक स्टूडेंट को कैसे ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए जिससे कि उसकी स्टडीज में ही अल्टीमेटली हेल्प हो जाए और थोड़ा हाँ। स्ट्रेस फ्री हो जाए। हाँ, एक्चुअली स्टूडेंट को ना अपना रूटीन अच्छा बनाना चाहिए सबसे पहले तो, है ना। रूटीन अच्छा करना चाहिए, अपनी सही समय पे उठना चाहिए उसको पहले तो। ब्रह्म मुहूर्त से जितना आसपास उठे उतना बढ़िया है, यानी सनराइज से अगर 2 घंटे पहले उठे तो बेस्ट है, लेकिन अगर 1 घंटा पहले भी उठ जाए या आधा घंटा, कम से कम कुछ समय तो बिताए उसमें। एम्ब्रोजियल आवर्स होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के, सही समय पे उठेगा। फिर भैया पहले 1-2 घंटे ज़िंदगी के सबसे अमेजिंग होने चाहिए, जिसमें वो एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन करे या नाम जप करे या प्रे करे, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है। तो पहला 1 घंटा अगर उसने अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे दिया तो बॉडी फिट हो गई, उसकी लंग्स बिल्कुल हाँ सेट हो जी। गई, सारे दिन की पावर मिल गई, प्लस दूसरा उसको आत्मशक्ति मिल गई। जो आधा घंटा वो नाम जप मेडिटेशन करेगा तो वो खुद से कनेक्ट हो जाएगा, यानी जो कॉन्शियसनेस है, जो Right. हायर पावर है, उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सोर्स Right, से। right. तो सारा दिन वो परेशान नहीं रहेगा, वो बोर नहीं होगा, उसको मजा आ जाएगा, राइट। तो रूटीन में ये जरूर लाना चाहिए पहले तो बच्चों को। उसके अलावा डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस संग का एंगल है। मान लीजिए डाइट वो बहुत ही खराब खा रहा है, अब क्या होता है, हाँ जी। फूड में वाइब्रेशंस होते हैं। मान लीजिए वो फूड सारा चटर पटर और खराब खा रहा है, जिसमें वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं, जिसको तमस भी बोलते हैं, तो आपके दिमाग भी वैसे ही चलेगा। एक बात सुनी होगी ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो आपका Right. फूड अगर फॉर हाँ जी, सर। एग्जाम्पल मतलब बहुत नेगेटिव है, जिसमें तमस होता है, तो आपका ओवरऑल माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत डिस्ट्रेस्ड रहता है। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी ना लाइफ में आएंगी, प्लस संग का मतलब ये होता है, एक तो दोस्त यार हमारे कैसे हैं। अगर हमारे दोस्त यार सारे के सारे फॉर एग्जांपल ऐसे टॉक्स कर रहे हैं जो सेंशुअल टॉक्स हैं फॉर एग्जांपल, या उसी कंटेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, या लड़कियां हैं तो लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वही सब थॉट प्रोसेस है तो ब्रह्मचर्य का बी भी नहीं हो पाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में जैसा इनपुट होगा वैसा ही तो आउटपुट आएगा। तो इनपुट right. सही करना है। इनपुट के लिए हमारी हैबिट्स जो है ना बॉडी के लेवल पे, तो संग ठीक करना होगा हमें ऐसे लोगों से धीरे धीरे करके, हाँ हाय हेलो ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। और अगर हम खुद ऐसे हैं कि मैं खुद ही ऐसा हूँ, तो अगर मैं खुद ही ऐसा हूँ तो आप अपने आप को ठीक कर लो, क्योंकि दूसरों को मत बिगाड़ो, है ना। और दूसरा संग होता है हमारा ऑनलाइन संग, क्योंकि ऑनलाइन भाई दोस्त मान लो हमारे जैसे भी हैं, मान लो वो तो अच्छे हैं, हमने कंटेंट इंस्टा पे या जगह जगह गलत गलत रील्स देख रहे हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल है, तो भैया फिर तो दिमाग क्या खराब ही हो जाएगा ना। एक छोटा सा कोमल सा मन है, छोटा बच्चा है, हाँ जी सर। 14 ईयर्स का 15 ईयर्स का, अगर वो इतना गलत कंटेंट कंज्यूम करेगा तो उसकी बुद्धि पे बहुत ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि वो तो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसको Right. गलत इससे दूर रहना है। अब ये तो सभी को पता होता है कि दूर रहना ही रहना, लेकिन ये शक्ति कहाँ से आएगी, दूर रहने का कंट्रोल कहाँ से आएगा। ये कहते हैं ना हमारा मन जो होता है ये बहुत अच्छा सर्वेंट होता है, लेकिन इट्स अ वेरी बैड मास्टर। तो हम में से ज़्यादातर लोग ना मन के गुलाम हो गए हैं। हाँ जी। तो मन जो कहता है वो करवा देता है। रील देखनी है देखता रहे भाई, शॉर्ट्स देखना है देखता रहे भाई, ये कंटेंट देखना है देख ले, एनर्जी Right, रिलीज sir. करनी है कर ले, जो कहा जाए वो कर ले। पूरा पूरा दिन ये रील्स और शॉर्ट्स में निकल जाता है बच्चों का ना आजकल। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इससे उनका लाइफ खत्म हो जा रही है उनके अंदर से। इसीलिए डिप्रेशन नेगेटिविटी क्यों बढ़ रही है, एंग्जाइटी इसी क्यों वजह बढ़ से, रही सर। है, आगे रिलेशंस डाइवोर्स रेट्स सब जगह क्यों बढ़ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि खुद के अंदर ही हम दुखी हैं। अब खुद ही सोच रहे Right, हो, sir. अगर हम खुद ही दुखी हैं तो किसी और को हम सुख कैसे दे सकते हैं भाई। मैं खुद ही दुखी अगर हूँ, मान लो मैं खुद ही अच्छा फील नहीं कर रहा, तो मैं इस वीडियो के थ्रू सबको मैं अच्छा कैसे फील कराऊंगा। तो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर वो हम सही करेंगे तो हमारा काम बनेगा, जिसमें मैंने कुछ एस्पेक्ट बताए हैं।
जिसमें खुद से कनेक्ट करना, प्रे करना, मेडिटेशन करना, या स्क्रिप्चर्स यानी स्पेशली भगवत गीता को रीड करना बहुत हेल्पफुल होता है। अगर किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हेल्पफुल होता है। तो यानी अगर सही कंटेंट कंज्यूम करोगे तो काम हो जाएगा। आज के टाइम में भाई अच्छे लीडर्स भी तो हैं, जैसे एक स्वामी मुकुंदानंद हैं जो भगवत गीता की बहुत अमेजिंग एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक स्वामी सर्वप्रिया आनंद है, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक श्री एम है बहुत ही अमेजिंग, जो हमारे जेनजीज जो है ना उनको बहुत रिलेट करेंगे। प्रेमानंद महाराज आप सुनो तो उनकी बातों को और अप्लाई तो करो, तो बात आ जाती है एप्लीकेशन की। लिटरली प्रेमानंद महाराज तो मैंने भी बहुत ज्यादा सुने हैं, एंड सही में अगर तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाती है जस्ट सुनने से ही हो जाती है, प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, जो ऐसे महापुरुष है ना, जो एक तरह से जो पहुंचे हुए हैं, विच आर देयर एक्चुअली, जो उस स्टेट में है, जो मोक्ष प्राप्ति एक तरह से जीते जी कर चुके हैं, अगर उनके से कुछ सुनोगे ना आप, तो वो आप पे डायरेक्ट प्रभाव डालेगा, बहुत गहराई में प्रभाव डालेगा, सुनते ही प्रभाव होएगा आप पे। इसलिए कमाल की बात ये है, लक ये है कि आज के टाइम में वो कंटेंट हमारे पास बल्क में है। हाँ जी सर। तो सोचो ना, किस्मत पहले नहीं थी ना, ये पहले कहाँ था, पहले किसी को ढूंढने पड़ेंगे भाई, कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं। आज के टाइम में जो ये कुछ है उस लेवल के, उनका कंटेंट अवेलेबल है भाई। तो देखो ना, सुनोगे तो आपका काम हो जाएगा, सुन के ही काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं सत्संग का बेनिफिट। सत्संग इतना प्रभावी होता है, सिर्फ सुन के ही काम हो जाता है। सिर्फ सुन लो रोज, काम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। सो ब्रह्मचर्य, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। बहुत सारी, इवन आचार्य प्रशांत सर भी हैं, है ना, उनका भी कंटेंट बहुत अच्छा है, तो वो भी बहुत अच्छे, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो मैं तो इन्हीं लोगों को सुनता रहता हूँ बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि ये भी ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक लिमिटेड टाइम पे ले, अपना काम पे भी ध्यान दो और थोड़ा बहुत इसको उनकी बजाय भी एक्चुअली मैं तो वही रिकमेंड करूँगा कि मैंने भी उनको थोड़ा बहुत सुना था, और उनकी बातें लॉजिकल वाली सब ठीक है, लेकिन मैं तो खैर कौन होता हूँ जज करने वाला। लेकिन अगर आप उन्हीं महापुरुषों से डायरेक्टली सुनो ना, जो वहाँ पहुँचे हुए हैं, राइट, उसका प्रभाव डायरेक्टली हृदय पे पड़ता है, अंदर पड़ता है। तो सब सीधा कोर से ही सुन लो ना, क्यों इधर उधर से सुनो। तो जहाँ तक आचार्य प्रशांत की बात है, या फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे वीडियोज हो गए, उन सब का बेनिफिट ये है कि बच्चा कहीं ना कहीं उन जैसे लोगों से जुड़े, समझ रहे हो, ये बेनिफिट है। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि मैं कहीं ना कहीं बच्चों को उस लेवल के जो हैं उनसे जोड़ दूं, सोर्स से जुड़ गए, अभी उनके बीच में कोई नहीं है। तो आचार्य प्रशांत हो गए, या इस तरह से वो जो है ना, वो बीच में उसकी तरह काम कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं वो यंग ऑडियंस को किसी तरीके से उस कोर से। तो सब बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, इससे क्या होगा ना सर, अगर कोई स्टूडेंट स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करे अपने लेवल पे, जरूरी नहीं एकदम हाई एंड पे, तो सबसे पहले तो जो बच्चों को लगता है ना इस टाइम पे कि भाई जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी करते हैं, उन्हें उसके बियॉन्ड कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें लगता है यही लाइफ है। अगर वो अर्ली स्टेज में ही क्लास 11 12 में 10th में अगर ये चीज़ें सीख जाएं कि भाई ये तो लाइफ का पार्ट है, ये पूरी लाइफ नहीं है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जैसे स्पिरिचुअलिटी होगी, ब्रह्मचार्य हो गया, जो कि इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, बच्चे को स्ट्रेस रिलीफ कराती है, ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहता है, वो अच्छे से और तैयारी कर पाता है, इवन उनके स्कोर और इम्प्रूव भी होगा, सब कुछ बेटर ही होगा। अब ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को तो बोला था, ये थोड़ी बोला था कि भाई तू युद्ध मत कर। उन्होंने युद्ध करने के साथ साथ उनको जो सुप्रीम ब्राह्मण की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, क्या रहता है, सब कुछ वो भी बता दिया, तरीके भी बता दिए। जो श्लोक हैं बेसिकली बहुत ही अमेजिंग भगवत गीता में, उन श्लोक के थ्रू उन्हें युद्ध करने को बोला ना, तो इसीलिए यहाँ पे वो बात आती है रोहित, जो कि भाई बैलेंस कैसे करें। तो बैलेंस कुछ नहीं करना है, सच बात तो ये, पहले तो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, यहाँ कोर प्रॉब्लम है। हमें लक्ष्य नहीं पता, हमें नहीं पता भाई कि हम ह्यूमन क्यों पैदा हुए हैं, या हम पैदा हुए भी हैं कि नहीं है। राइट हमने क्या पैदा होते हुए खुद को देखा है क्या? नहीं ना, नहीं। बोलते बताते हाँ ऐसा हुआ, सब क्या पता स्टोरीज हैं, क्या चल रहा है, राइट। असल में क्या हम पैदा होते हैं, कहा जाता है, बताते हैं सब कि हम आत्मा है, हम शरीर है ही नहीं, तो हम पैदा कहाँ से हो गए? आत्मा तो ना पैदा होती है ना मरती है। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं, हमें पहले लक्ष्य निर्धारित सही करना चाहिए। तो बचपन से ही, बल्कि छोटी उम्र में, जो गुरुकुल परंपरा में हमारे था,
उसमें बताया जाता था कि भाई ह्यूमन का रियल पर्पस है मोक्ष पद, केवल्य, फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो है। अब उसके बीच के वहाँ तक पहुँचने के लिए आप हाँ साथ जी। साथ क्या करोगे, आप प्रैक्टिसेस करोगे, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, स्क्रिप्चर्स को रीड करोगे, और उसके लिए उसके साथ साथ अपना जो कर्तव्य है कर्म करोगे, हाँ जी। एक्शंस लोगे। तो मान लो भाई तुम स्टूडेंट हो और तुम्हें अपने परिवार का देख रेख रखना है, तो और खुद भी अच्छा करना है, करो। तो दिन भर कर्म करो और अपना बेस्ट दो। उसके अलावा सुबह और राइट। शाम कुछ समय दे दो, जिस समय आप थोड़ा टाइम फॉर एग्जांपल मेडिटेट कर रहे हो। ओवरऑल ब्रह्मचर्य के पालन के बिना तो खैर काम ही नहीं चलेगा, नाम जप कर लो, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा स्क्रिप्चर्स पढ़ लिया, थोड़ा सत्संग सुन लिया, बीच बीच में टाइम मिलता है, जैसे दिन में टाइम मिल गया तब कर लिया। दिन में मैं बता रहा हूँ इंसान आराम से 2 घंटे निकाल सकता है, कोई भी चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, 2 घंटे आराम से अलग अलग करके, आधा घंटा कभी, 15 मिनट कभी, बस। तो फिर क्या होगा, उसकी लाइफ एक तो बहुत फुलफिलिंग होएगी, उसको कर्म करने में मजा आएगा, राइट। मतलब काम में उसको मजा आएगा, क्योंकि वो एक हायर गोल की तरफ जा रहा है। वो एक ऐसे गोल की तरफ जा रहा है जो एटर्नल है, जो वैनिश नहीं हो जाएगा बीच में। राइट। तो उसको ज्यादा फुलफिलमेंट मिलेगी ना नेचुरली, है ना। तो उसका काम भी बहुत अच्छा रहेगा, गोल्स भी बेटर अचीव करेगा, क्योंकि वो सोर्स से जुड़ गया ना। भाई दुर्योधन अर्जुन में फंडामेंटल डिफरेंस क्या था, क्योंकि अर्जुन के साथ कौन थे, भगवान। हाँ जी। और अर्जुन ने भगवान की सुनी। तो सिमिलरली जो स्पिरिचुअलिटी में डीप में जाएगा, जितना जाएगा, वो किससे जुड़ जाएगा, भगवान कृष्ण से, यानी अपनी आत्मा से जुड़ जाएगा। अगर वो उनसे जुड़ गया तो वो जीतेगा ही किसी भी चीज में। ये भगवत गीता चैप्टर 18 श्लोक नंबर 78 में ये बात बोली गई है कि जहां श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा धनुर्धर है जो संघर्ष करने के लिए तैयार है, वहां विजय पक्की है। ये लिखा हुआ है, मैंने तो खुद अभी रिसेंटली पढ़ा ये, तो मैं शॉक्ड रह गया। मैंने कहा साफ बोल रखा है भगवान ने। और भगवत गीता की खास बात यह है कि आप किसी भी एक लाइन को इनवैलिडेट नहीं कर सकते, एक भी लाइन, क्योंकि वो भगवान के शब्द हैं। तभी तो इतने हजारों साल से ऐसी थोड़ी चल रही है वो, क्योंकि वो सत्य वचन है और अब तक रेलेवेंट है, अब तक रेलेवेंट है, यानी वो फंडामेंटल यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, इसीलिए रेलेवेंट है। राइट 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 राइट। तो अब देखो ना, तो यानी स्पिरिचुअलिटी और ये कुछ अलग नहीं है, ये सब एक है। हाँ जी। पहले लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारा गोल तो वही है, आत्मबोध, ज्ञान, जो फाइनल डेस्टिनेशन वो, ताकि मैं खुद को जान जाऊं। अब उसके अलावा जो मेरे को करना है यहाँ भाई, जो भी फॉर्मेलिटीज या जो भी, वो मैं कर लूंगा, गेम की तरह खेल लूंगा उसको, जरूरी है करना है, लेकिन उसी में थोड़ी इंडल्ज रहूंगा। अगर मैं उसी में खेलता रहा, संसार में ही खेलता रहा, खेल ही खेल में खेलते खेलते मर गया, तो फिर दोबारा से जन्म हो जाएगा, फिर दोबारा खेला, दोबारा मर गया, दोबारा खेला, दोबारा मर गया। तो ये कब तक चलेगा, ये कब दिल के अंदर आएगा कि यार ये कब तक चलेगा, ये कब तक मैं भागता रहूंगा। राइट राइट राइट। तो ये बेसिक से सवाल है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन सब में वो, बहुत कम लोगों में वो इंटेलेक्ट जागृत होता है जो ये बात को समझ पाते हैं कि यार हमारा लक्ष्य ही क्या है। अब सोचो, जस्ट इमेजिन करो रोहित, अगर बचपन से ही बच्चों को करिकुलम में सबसे पहले बेसिक बात सेट कर दी जाए कि तुम्हारा लक्ष्य ये है, और उसके साथ साथ तुम्हें अपने कर्म करने, सारे ड्यूटीज करनी है, और ये करते करते आप इवॉल्व हो जाओगे, बहुत बेस ही अच्छा बन जाएगा। लेकिन ये गुरुकुल परंपरा में था, आज ये नहीं है। आज पहले सिर्फ ये नैरेटिव बता रखा है कि भाई तुम तो बस पैसा कमाना है, स्टार्टअप बना लो, पैसे कमा लो, ये कर लो, वही नैरेटिव घूम रहा है। भाई मटेरियलिस्टिक चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस है आज के टाइम पे। लेकिन समझ रहे हो ना, ये तो लॉजिकल सी बात है कि उसमें पूरा सेटिस्फैक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको ओवर इंपॉर्टेंस दे रखी है। ये तो ऑब्वियस है ना, उस चीज को ग्लोरीफाई किया हुआ है, हर चीज को। तो होपिंग दैट, मतलब ये पॉइंट थोड़े क्लियर हुए होंगे बच्चों को इन बातों से। नहीं, बहुत ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। एंड अभी क्या है ना कि बच्चा तो छोटा होता है, उसे जो चीज़ दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, वो वैसे ही सीखता है। हाँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ें, भाई तुम फाइनेंशियली स्टेबल भी होने चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी है। अपने एटलीस्ट 30s तक तो इसी में ही कैप्चर्ड रहते हो। लेकिन अगर तुम पैरेलल में सारी चीज़ें करते रहो, तुम्हें रियल नॉलेज भी होनी चाहिए कि एक्चुअल गोल क्या है जो आप बोल रहे हो। अगर वो बैक एंड में रहेगा ना, लक्ष्य पे होना चाहिए ना, ध्यान हमेशा असली लक्ष्य पे होना चाहिए। उसके अलावा करते रहो जो भी चल रहा है, वो तो करना ही पड़ेगा ना, जो आएगा एक्शंस तो करने लेने पड़ेंगे ना, जो हमारे लिखे हुए। राइट सर। ओके सर, तो अब हम नेक्स्ट थोड़ा जेई सेक्शन पे मूव करते हैं अभी। हाँ। थोड़ा मोर, सबसे पहले तो आपका मैंने
एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुना है, वो है बुल्स आई कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा सर मुझे इसके बारे में बताओ, बुल्स आई कॉन्सेप्ट क्या होता है? बुलसाई का प्राइमरीली फंडा ये होता है कि फोकस करो, इन द सेंस ऐसा कंटेंट पढ़ो जिसमें से रिजल्ट्स आए। ये बुलजाई का जो टर्म है ना, ये बंसल सर ने इजाद किया था। बुलजाई एक बैच भी था बंसल क्लासेस में, अच्छा। राइट। तो बुलजाई का बेसिक मीनिंग भी यही होता है कि फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे रूटीन में इस तरीके से होना चाहिए कि हम नंबर ऑफ आवर्स की बजाय ये देखें कि हमसे कितना हुआ, क्या हमने अचीव किया, रेदर देन बस काउंट कर रहे हैं, हाँ भाई इतने सवाल कर लिए, इतना वो कर लिया। अरे भाई तू आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जैसे जेई मेन की बात करें तो जेई मेन के हिसाब से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 90 क्वेश्चंस, मतलब 75 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 75 क्वेश्चंस में से भाई मान लीजिए हमारे अभी 40 ठीक हो रहे हैं, तो जो भी बचा हुआ समय हमारे पास होगा, हमें क्लियर होना चाहिए कि आज की पढ़ाई से क्या मेरे कुछ और मार्क्स बढ़ रहे हैं। अगर हाँ तो मैं प्रोडक्टिव, नहीं तो नहीं। ये होता है बुलजाई, जब हम बिल्कुल फोकस्ड होते हैं लक्ष्य के प्रति। अब ये हर चीज में आ गया जिसमें प्रॉपर आउटकम बेस्ड होता है कि आउटकम आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूं उसका निचोड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसको रिव्यू कर लो आप डे एंड में, राइट। तो ये पढ़ाई के रूटीन में भी आएगा। सिमिलर विद द रिसोर्सेज विच यू यूज, फॉर एग्जाम्पल कोई किताब कर रहे हो या कोई भी टेस्ट दे रहे हो, आप देखो कि भाई इस टेस्ट से मेरा क्या फायदा हो रहा है। पता लगे आप इररिलेवेंट टेस्ट दे रहे हो जिससे आपका बल्कि डिमोटिवेशन हो रहा है। तो आपको हर चीज को, जो भी एक्शंस आप ले रहे हो, यू शुड मेक देम बुलजाई। राइट। यू गॉट द पॉइंट। तो इसमें कॉन्सेप्ट भी हो गया, इसमें मटेरियल भी हो गया, सब चीज आ गई इसमें। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। एंड सर, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप बहुत अच्छे टीचर हो एंड आपकी एक बुक भी है एंड वीडियोस भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो जो बच्चे अभी क्लास 11th या 12th में जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली, तो वो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आती है कि यार फिजिकल एक बार को इनऑर्गेनिक में रट के कर लूं, फिजिकल के कुछ फॉर्मूले देख लिए, उससे क्वेश्चंस लगा लूं, लेकिन ऑर्गेनिक समझ ही नहीं आती है। ऑर्गेनिक को कैसे स्ट्रॉन्ग करना, ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना जो है ना, पहली चीज तो ये कि अगर आपका खराब हो गया ऑर्गेनिक पहले से, तो दिमाग से एक बार निकाल दो कि खराब हो गया, खराब हो गया, नहीं तो क्या है वो खराब ही रहेगा। ठीक है, आपको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा T=0 से, तो पुराना पैटर्न दिमाग से निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, ऑर्गेनिक में कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं पहले से, जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझ में आएगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझ में आएगा तो केमिकल बॉन्डिंग समझ में आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो जाके तुम्हें GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझ में आएगा। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ऑर्गेनिक से पहले ही अगर बेस नहीं बना हुआ है तो ऑर्गेनिक समझ नहीं आएगा, है ना। अब मान लेते हैं आपने वो बेस सही कर लिया पुराना, जो फिजिकल प्लस कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो मैंने बताया, फिर ऑर्गेनिक का GOC, IUPAC एंड आइसोमेरिज्म बिल्कुल फाउंडेशन है, जिसका यूज बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में होता है। तो ये जो फाउंडेशनल है, ये ढंग से हमें करना होता है और जम के प्रैक्टिस करनी होती है इसकी। इसमें IUPAC नेमिंग जो है ना, इसमें कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, इतना डीप में IUPAC नेमिंग आता ही नहीं है, और हम कई बार महीना लगा देते हैं उस पर। तो IUPAC नेमिंग NCERT लेवल पे कर लो और PYQs कर लो, काम हो जाएगा। फिर GOC, आइसोमेरिज्म को कर लो और उनकी खूब प्रैक्टिस करो, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना काम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात आता है रिएक्शन वाला पार्ट। तो दो ही पार्ट है मेनली ये, एक तो GOC, IUPAC, आइसोमेरिज्म, एक रिएक्शन का पूरा पार्ट। इसमें रिएक्शंस को समझना है, जैसे रिएक्शंस को समझने का अप्रोच होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कैसे आपस में कंबाइन करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कौन किसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक बार हमें समझ में आ गया ना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि रिएक्शंस हो कैसे रही है, फिर हमें घबराहट नहीं होगी, फिर हमारा काम हो जाएगा। तो हम जो पहला चैप्टर है ना रिएक्शंस के बेसिक्स वाला, जिसमें बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म करा दिया जाता है, जैसे टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोकार्बन, ये हो गया तो हमारा ऑर्गेनिक मतलब हो गया। इसके बाद हम नहीं रुक सकते, एक बार हाइड्रोकार्बन तक सॉर्ट हो गया तो इसके बाद ऐसा होगा ही नहीं कि उसको प्रॉब्लम आए। दूसरा, उसको एक ही टीचर से पढ़ना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पे भी पढ़े भाई ट्रस्ट करे उस पर, है ना। क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, चाहे अच्छे से अच्छे टीचर से भी पढ़ेंगे, चॉइस, दे आर स्पॉइल्ड बाय चॉइस, उनको 5 टीचर के और वीडियो मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो हमेशा दे विल कीप ऑन कंपेयरिंग और अपना टाइम और भेजा खराब कर देंगे। तो इसलिए ऑर्गेनिक के अच्छे टीचर्स जो भी तुम्हें लगता है उनसे एक बार पढ़ो, और समझ नहीं आए तो उनसे ही दोबारा से देखो, उनका ही लेक्चर देख लो। ठीक है भाई, तो ये बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही टीचर से पढ़े, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। ऑर्गेनिक के में ना पढ़ाने के अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं टीचर्स के, ठीक है, राइट सर। तो और फिर उसके अलावा जम के प्रैक्टिस करें। याद ऑर्गेनिक प्रैक्टिस से ही होगी,
नहीं तो याद होगी नहीं। और शुरू में एक बड़ा अच्छा तरीका है जो मैं बच्चों को बताता हूँ, वो ये है कि भाई मान लो तुम्हें रिएजेंट याद नहीं होते तो तुम नोट्स को देख के कर लो ना सॉल्व, या बुक को देख के सॉल्व कर ले भाई। लेकिन एक वक्त आएगा कि तेरे को रेफरेंस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तेरे को अपने आप याद हो जाएगा। तो अपने को वी शुडंट फोर्स अपॉन द रिएजेंट्स एंड रिमेंबरिंग द रिएक्शंस, फोर्स नहीं करना, लेट इट एब्जॉर्ब, है ना, एब्जॉर्ब होने दो, बल्कि एब्जॉर्ब की बजाय वो एड्जॉर्ब हो जाएगा, हाँ है ना। तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है, रेदर देन जस्ट रटना शुरू कर दें। भाई पहले समझ लो, प्रैक्टिस करो जम के, नहीं याद आ रहा है तो रेफरेंस ले लो, और एक समय के साथ ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत प्यारी हो जाएगी। तो ये है ऑर्गेनिक। राइट। मैं भी यही बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा जीओसी और हाइड्रोकार्बन अगर तुमने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तुम्हारा बेस ही अगर मजबूत बन गया, तो उसके ऊपर तुम रिएक्शंस वाला पार्ट तो इजीली कर लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगी बेसिकली कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। और दूसरा, कन्वर्जन क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, जितने कन्वर्जन वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यस, कन्वर्जन वाले खासतौर पे एंड में रिवीजन के लिए और मेमोराइज करने के लिए सबसे अच्छे रहते हैं, और बोर्ड्स की तैयारी भी बच्चों की हो जाती है। सो सर, यही था आज के पॉडकास्ट में। मुझे तो बहुत मज़ा आया, एंड स्पेशली जो स्पिरिचुअलिटी एंड ब्रह्मचार्य वाला पार्ट था वो तो डेफिनेटली बच्चों को हेल्प करने ही वाला है। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, जो स्पिरिचुअलिटी ब्रह्मचर्य है ना, वो प्राइमरीली हमेशा हमारे सभी का कोर है वो। तो जैसे ही उसके बारे में अगर हम ज़रा से भी अटेंशन से सुन लें तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो लगता है, हिट होता है, राइट। सो दैट्स वाई इट क्रिएट्स इम्पैक्ट, राइट। सो मैं सभी बच्चों को ऑब्वियसली यही बोलना चाहूँगा कि भाई पढ़ाई करो, जम के करो, सब कुछ करो, लेकिन अपना लक्ष्य एक बार ना समझ जाओ कि तुम्हारा है क्या ओवरऑल लेवल पे। फिर ये जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं ना, जो टूट के भी बिखर जाएंगे, कुछ बन जाएंगे फिर बिखर जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा ज़िंदगी में, ये कारवां तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये करते रहो बढ़िया से, है ना, लेकिन साथ में अपने रियल लक्ष्य को पहचान के उसके लिए भी कुछ स्टेप रोज ज़रूर उठाओ। राइट सर। इससे क्या होगा ना, फियर भी खत्म हो जाता है बच्चे के अंदर ना। हर पल जो डर रहता है ना कि यार ये कर दिया, ये गलत हो जाएगा, ये एग्जाम में फेल हो गया, ये फेल हो गया मैं, तो वो सारे फियर भी खत्म हो जाते हैं अगर तुम्हारा गोल डिफरेंट हो जाए तो। बिल्कुल, अगर आपको रियल लक्ष्य पता लग गया ना, तो वर्ल्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। वर्ल्ड तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि आप तो एक बहुत हायर ट्रुथ की तरफ जा रहे हो ना। आप तो ये जानना चाह रहे हो कि भाई सबका क्रिएटर कौन है, ये जो ड्रामा चल रहा है इसमें एक्टर कौन है, एक्ट कौन कर रहा है, राइट। तो वो अलग लेवल की बात हो गई, तो वर्ल्ड उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। राइट सर, राइट। सो सर, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए, एंड आई होप हम और वीडियोस साथ में शूट करें। बिल्कुल, इवन ऑफलाइन शूट करें। ले सकते हैं हम, स्पेसिफिक किसी टॉपिक को पकड़ सकते हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। आज हमने वैरायटी को पकड़ा, बट वी कैन अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं तो एक बार कमेंट भी करा लेना, तो हम अलग अलग टॉपिक्स पे भी कभी कभी ला सकते हैं, क्योंकि मेरा भी पर्पस प्राइमरीली वही है कि भाई कुछ वैल्यू ऐड हो जाए, मिलके बड़े ऑडियंस तक पहुंच पाए हम लोग, राइट। तो उसको हम वैल्यू दे पाएँ, राइट, बेस्ट रहेगा।